नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। फुल एंड फाइनल का वक्त हो चुका है। 4 बड़ी खबरें 4 बजे की। बड़ी जंगी तैयारी में चीन बना रहा है फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर वेपन। इसके बारे में आपको बताएंगे। उसके लिए हम जाते हैं अपर स्टूडियो। परमाणु हथियारों की होड़ कैसे बढ़ गई है और चीन कैसे एक बड़ा वेपन बना रहा है परमाणु हथियारों को लेकर, ये आपको बताएंगे। और क्या दुनिया में एक बार फिर से न्यूक्लियर जंग का एक बड़ा सीन बन रहा है। वॉर दो फ्रंट पे जो चल रही है, उसमें कई मौके ऐसे आए जब लगा कि परमाणु हमले का कोई सीन है, लेकिन एक बार फिर से क्या ऐसा हो रहा है। देखिए, बड़ी खबर। पहली, बड़ी जंगी तैयारी में चीन बना रहा है फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर वेपन। उसमें परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ी है। परमाणु परीक्षण करने की तैयारी में है रूस। ये दूसरी खबर है। तीसरी खबर है, यमन में अमेरिका और ब्रिटेन की एयर स्ट्राइक, राजधानी सना में तबाही। और चौथी बड़ी खबर, पाकिस्तान अफगानिस्तान में भीषण हुई जंग, पाक का चॉपर तबाह हो गया। तो 4 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले 4 बड़ी खबरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, इनको समझिए। कैसे एक फास्ट ब्रीडर वेपन बना रहा है चीन। अब ये फास्ट ब्रीडर वेपन क्या है, ये मैं आपको समझाऊंगा। परमाणु परीक्षण की तैयारी में है रूस। अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों से सना में तबाही। और चौथी बड़ी खबर, पाकिस्तान और तालिबान में भीषण जंग। ये चारों आज की बड़ी खबरें हैं। 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। शुरुआत एक बड़ी खबर से। रूस के जवान ने खुद को गलती से उड़ा लिया। बड़ी खबर, कनेक्शन जोड़ते समय गलती से ब्लास्ट हो गया और रूस का जवान खुद इस ब्लास्ट का शिकार हो गया। Не трогай ее нахуй. Не трогай ее нахуй. तो कनेक्शन जोड़ रहा था एक एक्सप्लोसिव डिवाइस का ये रूस का जवान। Не трогай ее कोई нахуй. गलती हुई उससे, उसने कोई गलत कनेक्शन जोड़ा, क्रॉस कनेक्शन जोड़ा, ब्लास्ट हो गया उसी वक्त और वो उस ब्लास्ट का शिकार हो गया। Не трогай ее. उधर निप्रो पावर प्लांट पर रूस का बड़ा हमला। रूस पर बड़ा हमला। KH-101 क्रूज मिसाइल से हमला किया है। रूसी हमले के बाद पावर प्लांट में भीषण आग लग गई। तो निप्रो पावर प्लांट पर रूस का बड़ा हमला है। देखिए कैसे यहां पर KH-101 मिसाइल से हमला किया है रूस ने। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं रूस के हमले की। और सीरिया में HTS लड़ाके की खुलेआम फायरिंग। बीच सड़क पर खड़े होकर फायरिंग की HTS लड़ाके ने। HTS लड़ाके ने सीरिया में खुलेआम फायरिंग की। विद्रोही गुट HTS, जिसने असद को भागने पर मजबूर कर दिया सीरिया से, उसका लड़ाका कैसे बीच सड़क पर खड़े होकर फायरिंग कर रहा है। और इजरायली सैनिकों ने घर उड़ाया। गाजा में इजरायली सैनिकों ने ब्लास्ट किया और एक घर को उड़ा दिया। खंडहर पड़े घर को बम ब्लास्ट उड़ा दिया इजरायली सैनिकों ने। और गाजा में IDF ने बहुत बड़ा धमाका किया है। IDF के धमाके में हमास लड़ाकों की मौत हुई है। गाजा में हमास और IDF में आमने सामने की जंग। और एक बड़ी खबर है। दुनिया भर में आज जिस खबर पर लोग
निगाह गड़ाए हुए हैं, कह सकते हैं दुनिया भर में जो खबर सुर्खियों में छाई हुई है। दक्षिण कोरिया के मुआन एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हुआ है। रनवे से फिसलकर एक बाउंड्री वॉल से एक विमान टकरा गया। विमान हादसे में 179 लोगों की मौत हो गई। 181 सवार थे, 179 लोगों की मौत हो गई। केवल 2 जिंदा बचे हैं। 179 लोगों ने दक्षिण कोरिया के इस विमान हादसे में अपनी जान गंवा दी है। तस्वीरें देखिए, जब यह विमान लैंड कर रहा था तो इसके लैंडिंग गियर में खराबी आई, जिसके बाद लैंडिंग करने में दिक्कत हुई। रनवे से ये विमान फिसला और फिसलने के बाद एक बाउंड्री वॉल से टकरा गया और उसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती गई और अब खबर है कि 179 लोगों की इस विमान हादसे में मौत हो गई। उधर पेरू में सुनामी से भारी तबाही आई है। मैनकोरा और पियूरा इलाके में लहरों का तांडव देखने को मिला है। समंदर के पास के इलाकों में जबरदस्त तबाही देखने को मिली है पेरू में इस सुनामी के असर से। Mira los botes. ¡Guau, la mierda! Se los llevó a todos. Mira eso. अब आपको पेरू की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये ऊंची ऊंची लहरें देखिए, कैसे तमाम मछुआरों की नाव पलट गई इस सुनामी के असर की वजह से। ये पेरू की तस्वीरें हैं जहां पर आप देखिए कई फीट ऊंची लहरें देखने को मिली हैं और मछुआरों की नाव कुछ इस तरह से माचिस की डिब्बियों की तरह बहती चली गई। Mira eso. और सुनामी के दौरान समंदर से सामने आई हैं भयावह तस्वीरें। काबो ब्लैंको के तट पर कई फीट ऊंची लहरें उठी हैं। ये देखिए, काबो ब्लैंको का तट है ये। रिहायशी इलाकों में घुस गया समंदर का पानी। पेरू, काबो ब्लैंको, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, सुनामी का असर है पेरू में। 2 तस्वीरें देखिए आप। मैनकोरा इलाके में लहरों ने तांडव मचाया। काबो ब्लैंको में देखिए कैसे घरों में पानी घुस गया समंदर का। ये है सुनामी के असर की तस्वीरें। कई फीट ऊंची लहरें, मछुआरों की नाव कुछ इस तरह बह गई जैसे माचिस की डिब्बियां बह रही हों। इधर घरों तक में जब समंदर का पानी आया तो कैसे चीख पुकार मच गई, कैसे लोग वहां दहशत में आ गए। आप इन तस्वीरों में देखिए। अब 4 तस्वीरें देखिए। लहरों ने कैसे तांडव मचाया। रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया, कई इलाकों में तबाही मच गई, घरों को भारी नुकसान पहुंचा। और आइए आपको जरा हम ये बड़ी खबरें वेगॉल पर दिखाते हैं जल्दी से। हमेशा की तरह कैसे 8 बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। शुरू में जो खबर यहां पर देखिए, सबसे पहले खबर हम आपके लिए लेकर आए कि कैसे रूस के जवान ने खुद को गलती से उड़ा लिया। ये आपने विजुअल देखे। निप्रो पावर प्लांट पर रूस ने हमला किया यूक्रेन में। बीच सड़क पर खड़े होकर कैसे एसटीएफ के लड़ाके ने सीरिया में फायरिंग की, यह आपने देखा। इसके अलावा गाजा में इजराइल कैसे वहां पर एक खंडहर पड़े घर को इजराइल की सेना ने उड़ा दिया फायरिंग करके, वो आपने देखा। लेकिन अब 4 और खबरें देखिए। कैसे यहां पर गाजा में आईडीएफ ने एक बहुत बड़ा धमाका किया और हमास के लड़ाके मारे गए, ये हमने आपको दिखाया। फिसलकर बाउंड्री वॉल से जब साउथ कोरिया में एक विमान टकराया तो 179 लोगों की मौत का सबब बन गया, वो हमने आपको दिखाया। समंदर के पास इलाकों में पेरू में जबरदस्त तबाही देखने को मिली है सुनामी के असर से। और सुनामी के समंदर से, जो सुनामी के दौरान समंदर से जो भयावह तस्वीरें आई, ये हमने आपको दिखाया। तो ये 8 तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए। लेकिन देखिए, आगे बढ़े उससे पहले मैं बता देता हूं हमेशा की तरह आज कौन 30 स्पेशल एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। मेजर जनरल के सिन्हा एज डिफेंस एक्सपर्ट, अचल मल्होत्रा फॉर्मर एम्बेसडर, एयर कमोडोर अशमिंदर सिंह बहल डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। आपके पास आऊंगा मैं, लेकिन पहले कुछ और बड़ी खबरें दिखाकर। और वो खबर चाइना से जुड़ी हुई है, जो हमने शुरू में टीज की थी, अपने दर्शकों को बताया था। परमाणु जंग की बड़ी तैयारी में है चीन। फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर वेपन बना रहा है चीन। अब ये फास्ट ब्रीडर वेपन क्या होता है इसको हम आगे समझेंगे। लेकिन एक और बड़ी तैयारी, इसको जरा और समझिए आप। न्यूक्लियर जंग की बड़ी तैयारी में है रूस। 32 साल बाद रूस फिर कर सकता है परमाणु परीक्षण। उधर हूती ने मार गिराया अमेरिका का ड्रोन। यमन में तबाह MQ-9A रीपर ड्रोन। तो हूती बड़े जख्म दे रहा है अमेरिका को। इससे पहले उसने ब्रिटेन के कुछ शिप्स को निशाना बनाया, इजराइल के शिप्स को निशाना बनाया। अब वो यहां पर यमन में उसने अमेरिका के एक दुनिया में बहुचर्चित MQ-9A रीपर ड्रोन को निशाना बनाया, उसने उसको गिरा दिया।
यमन की राजधानी सना पर सीरियल एयर स्ट्राइक। सना पर अमेरिका और ब्रिटेन की एयर स्ट्राइक। अमेरिका और ब्रिटेन भी लगातार डटे हुए हैं इजराइल की तरफ से यमन को बर्बाद करने में। सना में कैसे उन्होंने तबाही मचाई है ये आप देख सकते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन की एयर स्ट्राइक है। तो ये चारों तस्वीरें एक बार फिर देखिए, चारों बड़ी खबरों के साथ कैसे परमाणु जंग की तैयारी में है चीन। फास्ट ब्रीडिंग वेपन बना रहा है। फास्ट ब्रीडिंग के तहत फास्ट ब्रीडर, और रूस कर रहा है परमाणु परीक्षण 32 साल बाद। क्यों, ये भी एक सवाल है। उधर हूती ने अमेरिका का एक ड्रोन मार गिराया और बदले में सना को बिल्कुल दहला कर रख दिया अमेरिका और ब्रिटेन ने। जनरल सिन्हा, शुरुआत चीन से करते हैं। चीन और रूस दोनों को जोड़ लेते हैं। एक तरफ फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर वेपन, दूसरी तरफ 32 साल बाद रशिया की फिर से एक न्यूक्लियर टेस्टिंग की तैयारी। कैसे देखते हैं इन दोनों को आप? और जरा फास्ट ब्रीडर का ये कॉन्सेप्ट क्या, ये भी समझाइएगा। जय हिंद गौरव। जय हिंद सर। आपने कहा कि जो आर्म रेस में, न्यूक्लियर आर्म रेस की फिर से हम दौड़ देख रहे हैं, जिसके अंदर में आप देखिए अभी पूरे विश्व के अंदर में ये 88% जो न्यूक्लियर आर्सनल हैं वो रशिया और अमेरिका के पास में हैं। 5580 के आसपास रशिया के पास में हैं और 5000 करीब 40 अमेरिका के पास में। चाइना के पास में 400 हैं। वो 300 था, अगले साल उसने बढ़ा के 100 बढ़ाया। आपने पूछा कि क्यों होड़ लगी है, क्यों? पहला तो रशिया ने कहा कि हम अभी फिर से न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे और 32 साल बाद, जैसा आपने बताया। ये क्यों हो रहा है? देखिए, एक सीटीबीटी था, जो सीटीबीटी एक एग्रीमेंट था जो भारत भी साइन किया था, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। हम टेस्ट नहीं करेंगे, जो कि जब यूक्रेन की वॉर चली और ऐसा लगा कि पूरा विश्व रशिया के अगेंस्ट खड़ा हो गया, तो एक न्यूक्लियर डेटरेंस की तरह पर उसने इसको यूज किया। और ऐसा लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं, जहां न्यूक्लियर एक्सचेंज होने की संभावना है। और इसमें चाइना भी इस होड़ में आ चुका है। आपने उसी के संदर्भ में पूछा कि फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर्स क्या होते हैं। देखिए, 3 देश के पास में ये कैपेबिलिटी है। रशिया के पास में, इंडिया ने के पास भी ये कैपेबिलिटी है, पर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तमिलनाडु में। ये 2 रिएक्टर्स चाइना ने बनाए हैं 2 प्रोविंस में, फ्यूजियान में और दूसरा है चेंगबाओ में। उन्होंने 2 रिएक्टर तकरीबन 330 केजी जो होता है पर ईयर, वो वेपन ग्रेड इनरिच्ड जो बनाएंगे अपने न्यूक्लियर फ्यूल को बना सकते। नहीं, इन जनरल इससे क्या होता है? क्या जल्दी से न्यूक्लियर वेपन बनाए जा सकते हैं? ये है इसका कॉन्सेप्ट। एब्सोल्युटली फास्ट ब्रीड। आप न्यूक्लियर में आपको इनरिच मटेरियल चाहिए ना, प्लूटोनियम चाहिए। वो इनरिच्ड होता है और उसकी देखिए पर साल 330। कितने दिनों से ईरान लगा हुआ है, वो नहीं कर पा रहा है। उसकी 60% तक पहुंची है वेपन ग्रेड, क्योंकि होड़ तो सब जगह लगी है ना वेपन। सर मुझे लगता है इस पर आगे भी बात करनी चाहिए। परमाणु हथियारों की रेस जो दुनिया में एक बार फिर से शुरू हो गई, इस पर फिर से और आगे हम बात करेंगे। लेकिन एक बार फिर से इसी से जुड़ी हम खबरें और दिखाते हैं। परमाणु जंग की बड़ी तैयारी में है चीन। ये हमने आपको बताया था। फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर वेपन बना रहा है चीन, जिसके बारे में अभी आपको जनरल सिन्हा बता रहे थे। कहां बना रहा है? एक मिस्टीरियस आइलैंड है, रहस्यमय द्वीप, जिस पर चीन का ये न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। पूर्वी चीन सागर में चीन का फास्ट ब्रीडर परमाणु रिएक्टर है। परमाणु निगरानी संस्था IAEA का बड़ा दावा है। तो चीन बना रहा है फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर वेपन। परमाणु जंग की बहुत बड़ी तैयारी में है चीन। पूर्वी चीन सागर के चांग बियाओ में चीन का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हथियार ग्रेड प्लूटोनियम का उत्पादन बढ़ा सकता है, चीन ये रिपोर्ट कह रही है। बम बनाने लायक प्लूटोनियम का तेजी से प्रोडक्शन करते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। परमाणु निगरानी संस्था IAEA का बड़ा दावा। चीन के पास 50 से ज्यादा परमाणु रिएक्टर्स हैं, ये IAEA का कहना है। लेकिन इस बीच न्यूक्लियर जंग की बड़ी तैयारी में रूस भी है। 32 साल बाद रूस फिर कर सकता है परमाणु परीक्षण। बड़ी जंग की आशंका में न्यूक्लियर टेस्ट का प्लान है। ट्रंप को परमाणु परीक्षण के खिलाफ आगाह किया गया है। रूसी उप विदेश मंत्री सरगेई रयाबकोव का दावा।
तो रूस करेगा परमाणु परीक्षण, अमेरिका को वार्निंग, 32 साल बाद रूस फिर कर सकता है परमाणु परीक्षण। दुनिया में बड़ी जंग की आशंका में न्यूक्लियर टेस्ट का प्लान, अमेरिका में परमाणु परीक्षण की आशंका में रूस की न्यूक्लियर तैयारी। अमेरिका ने परमाणु हथियार बढ़ाए तो रूस करेगा न्यूक्लियर टेस्ट। रूस ने ट्रंप को संभावित परमाणु परीक्षण के खिलाफ किया आगाह। रूसी उप विदेश मंत्री सरगेई रयाबकोव ने दावा किया है 1992 के बाद से रूस अमेरिका ने नहीं किया है परमाणु परीक्षण। कोमोडोर बहल, आपको क्या लगता है यहां पर, क्या जैसा कि हम जनरल सिन्हा से बात कर रहे हैं, क्या एक बार फिर से दुनिया में आर्म्स, न्यूक्लियर आर्म्स की रेस शुरू हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वॉर? देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी यूएस ने तब भी साइन नहीं करी थी, सिर्फ रशिया ने करी थी, और 1992 में आखिरी बारी न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए गए थे। तो इस समय जो सिचुएशन है, न्यूक्लियर वेपन एक स्ट्रेटेजिक वेपन ऑफ डिटरेंस है। इसका इस्तेमाल हमेशा एंड में किया जाता है जबकि एक देश की सर्वाइवल हो स्टेक के ऊपर, तभी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वैसे न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और रशिया का भी कहना है कि नहीं, कोमोडोर बहल, सॉरी फॉर इंटरप्शन, जब एक देश जिसके पास इस दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन हैं, ऑलरेडी मोर देन 5000, उसके बाद 32 साल बाद उसको क्या जरूरत है फिर से न्यूक्लियर टेस्ट करने की? एक हथियार ही बहुत है, यहां तो 5-5 हजार है उसके पास। एग्जैक्टली, ये इसलिए हुआ है क्योंकि ट्रंप के पहले टेन्योर में भी उन्होंने ये हिंट्स दिए थे कि वो न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग करेंगे, और इस बार भी हिंट्स मिल रहे हैं कि ट्रंप शायद न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग करेंगे। तो प्रीएम्प्ट करने के लिए रशिया ने भी अपनी तरफ से बोल दिया कि अगर आप लोग कर सकते हो तो हम भी करेंगे। इसी वजह से जब रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ, उसके बाद उन्होंने सीटीबीटी की एग्रीमेंट को अब नहीं मान रहे, उससे पीछे हट गए, वो एग्रीमेंट से पीछे हट गए। तो रशिया तभी टेस्ट करेगा अगर उनको लगेगा कि अमेरिका भी टेस्ट करने वाला है, क्योंकि इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसका कुछ परसेंटेज ही 10% से ही पूरी दुनिया तबाह हो सकती है अगर सिस्टमैटिक तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए। तो ये कहना कि हम और टेस्ट करेंगे, वो या तो रिफाइनमेंट के लिए होता है या फिर इसलिए होता है कि आप उस एस्केलेशन मैट्रिक्स में एक कदम और ऊपर जा रहे हैं, ये बताने के लिए कि हम भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमारी सर्वाइवल आए उस समय पे। ठीक है, देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर इन्हीं सबसे जुड़ी हुई जो हमने अभी आपको दिखाया। दुनिया पर न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडरा रहा है, ये बताता है, ये जो डेवलपमेंट्स हैं इनसे ये संकेत मिल रहे हैं, दुनिया पर एक न्यूक्लियर जंग का खतरा मंडरा रहा है। कैसे? देखिए, न्यूक्लियर वॉर में बदल सकती है रूस और यूक्रेन की जंग। MNEPR को खत्म करने के लिए साइन किया, परमाणु टेस्ट साइट परीक्षण के लिए तैयार। तो रूस का न्यूक्लियर प्लान, अमेरिका परेशान। कैसे? आप समझिए, रूस ने परमाणु समझौते से खुद को अलग किया, परमाणु कार्यक्रम में भागीदारी से रूस का इनकार, परमाणु समझौते के प्रोटोकॉल को मानने से भी इनकार किया, MNEPR को खत्म करने के लिए साइन किया, परमाणु टेस्ट साइट परीक्षण के लिए तैयार है। कुछ दिन पहले पुतिन ने रूस के परमाणु सिद्धांत में बदलाव को मंजूरी दी थी, ये जानकारी सामने आई। अब परमाणु समझौते में कौन कौन से देश हैं ये भी समझिए। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, बेल्जियम, जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ये सारे देश परमाणु समझौते में शामिल हैं। लेकिन इसी बीच देखिए, एक बार ले चलेंगे आपको फिर से रूस और यूक्रेन की वॉर में। कुर्स्क में नॉर्थ कोरिया को भारी नुकसान हो रहा है। एक बार फिर ये रिपोर्ट आ रही है सामने, एक हफ्ते में 1000 से ज्यादा नॉर्थ कोरिया के सैनिक मारे गए हैं। सरेंडर करने की बजाय आत्महत्या कर रहे हैं कोरियाई सैनिक। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। तो कुर्स्क में मुश्किल में है नॉर्थ कोरियाई सैनिक। देखिए, इस रिपोर्ट से पता चलता है, न्यूयॉर्क पोस्ट ने जो रिपोर्ट किया है, कुर्स्क में अब तक 3000 से ज्यादा कोरियाई सैनिकों की मौत हो चुकी है। पिछले एक हफ्ते में 1000 नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की मौत हुई है। यूक्रेनी सैनिकों ने कई नॉर्थ कोरियाई सैनिकों को बंधक बनाया है। नॉर्थ कोरियाई सैनिक सरेंडर की जगह सुसाइड कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी का यह बयान है, ज्यादातर कोरियाई सैनिक पैदल ही युद्ध लड़ रहे हैं। कोरियाई सैनिकों के पास लड़ने के लिए पर्याप्त हथियार नहीं है, यह न्यूयॉर्क पोस्ट ने रिपोर्ट किया है।
आपको क्या एम्बेसडर मल्होत्रा, क्या लगता है आपको सर, क्या है ये नॉर्थ कोरिया और रशिया का जो कनेक्शन है, ये जो वॉर में क्या इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पुतिन? उनको मालूम है कि नॉर्थ कोरिया वैसे भी आइसोलेशन में है, तो इस वक्त हम उसको जो भी कहेंगे वो करेगा और वही करने पर मजबूर है नॉर्थ कोरिया, जिसकी कीमत उनके सैनिक चुका रहे। बिल्कुल गौरव, देखिए जहाँ तक नॉर्थ कोरिया और रशिया के संबंधों का सवाल है तो वो काफी एक सीक्रेट नहीं है। ये एक किस्म का अलाइज, इनकी अलायंस बहुत पुरानी है, जिसे अलायंस ऑफ कन्वीनियंस भी हम कहते हैं, जो पिछले दिनों में पोलिशन हुई है, जिसमें चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान और इस तरह के दूसरे तीसरे लोग एक साथ एक दूसरे के नजदीक आते हुए दिखाई दिए। अब सवाल है नॉर्थ कोरिया के जवानों को इस जंग में भेजने का। तो ऑब्वियसली नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं वो पुतिन को ऑब्लाइज कर रहे हैं, लेकिन बेचारे जो नॉर्थ कोरिया के सैनिक हैं, हालांकि नॉर्थ कोरिया की आर्मी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ काफ़ी बताई जाती है, बट ये भी माना जाता है कि उनको लड़ने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। और फिर एक ऐसे एनवायरनमेंट में जो उनके लिए अजनबी एनवायरनमेंट है, और अगर ये सही है कि वो प्रॉपरली इक्विप्ड भी नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि उनकी भली चढ़ाई जा रही है रशियन सोल्जर्स को बचाने के नाम पे। और जहाँ तक नॉर्थ कोरिया के उनके लीडर का सवाल है, उससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्थ कोरिया में आए दिन लोग डिसअपियर होते रहते हैं। एक्चुअली ये तो जो नंबर्स आप बता रहे हैं कुछ भी नहीं है। जो जहाँ प्रोसिक्यूशंस होती हैं, एग्जीक्यूशंस होती हैं, उनके लिए कमोडिटीज हैं और वो अपने फायदे के लिए उन कमोडिटीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल सर, टोटली अग्री। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर यूक्रेन से आई है। यूक्रेन के आसमान में पहली बार F-16 फाइटर जेट देखा गया है और ये F-16 फाइटर जेट गेम चेंजर बताया जाता है। कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए F-16 फाइटर्स की उड़ान रूसी ठिकानों पर बमबारी का अभ्यास करते दिखे हैं। रूस ने अब तक 2 F-16 फाइटर जेट मार भी गिराए हैं। यूक्रेन को नेटो देशों से अब तक 10 F-16 मिले हैं। ये उस F-16 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो यूक्रेन के आसमान में दिखा है, कॉम्बैट एक्सरसाइज करते हुए, रूस के ऊपर बॉम्बिंग का अभ्यास करते हुए। बट क्योंकि बहुत लिमिटेड नंबर्स में है, केवल 10 F-16 मिले हैं नेटो से यूक्रेन को, और उसमें से भी 2 रूस ने मार गिराए हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है यूक्रेन के लिए कि वो इन फाइटर्स का इस्तेमाल कैसे करता है। लेकिन दुनिया पे एक और मोर्चा है जहां जंग शुरू हो गई है, तालिबान और पाकिस्तान, या कह सकते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। कैसे, आइए आपको दिखाता हूं मैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भीषण जंग हुई है। दोनों सेनाएं कर रही हैं विध्वंसकारी हमले। पाकिस्तान बॉर्डर पर दोनों तरफ से जबरदस्त हमले हो रहे हैं। तालिबान के हमले में पाकिस्तान के 19 जवानों की मौत हुई है। पाकिस्तानी हमले में 20 तालिबानी जवानों की मौत हुई है। तो पाकिस्तान और तालिबान में भीषण जंग। आपको मालूम होगा वो खैबर पख्तूनख्वा वाला बॉर्डर, कैसे टीटीपी वहां पर लगातार पाकिस्तान के सैनिकों को निशाना बनाती है। लेकिन इस बार तो ये बात अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच आ गई है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दोनों तरफ कैजुअलिटीज हैं, दोनों तरफ जवान मारे गए हैं। अब जरा इसके बारे में आप समझिए, पाकिस्तान और तालिबान में भीषण जंग क्यों हो रही है, आप समझिए इसका कारण क्या है, कैसे ये जंग शुरू हुई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर तनाव और बढ़ गया है। पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर बड़ा हमला हुआ है। 19 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। पाकिस्तान के कई अधिकारी घायल हैं। अफगानिस्तान के 3 नागरिकों की मौत हुई है। अफगानिस्तान के 3 नागरिकों की मौत हुई है। और पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान ने अटैक किया। पाकिस्तान की कई चौकियों पर तालिबान का कब्जा है। तो पाकिस्तानी सेना का तालिबानी ठिकानों पर हमला। कुर्रम खैबर पख्तूनख्वा इलाके में अटैक। हमले में तालिबान के कई वेपन डिपो तबाह हो गए। पाकिस्तानी बमबारी के बाद तालिबानी जवान भागते नजर आए। ये देखिए कैसे आग लग गई वहां एक गाड़ी में, और उसके बाद तालिबान के जवान वहां से भागते नजर आए। ये पाकिस्तान के अटैक के बाद तस्वीर दिखी है अफगानिस्तान में, और पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर जोरदार पलटवार। तालिबान के खिलाफ एक्शन में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम ने तालिबानी एयरक्राफ्ट मार गिराया। हमले में तालिबान का A-29 सुपर टूकानो विमान तबाह हो गया।
तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भीषण जंग चल रही है। तालिबान ने पाकिस्तानी चॉपर मार गिराया। मैन पैड रॉकेट लॉन्चर से चॉपर को निशाना बनाया। हमले में पाकिस्तानी चॉपर बुरी तरह तबाह हो गया। दोनों देश कर रहे हैं जोरदार वार पलटवार। छोड़ दे, पहुंच दे। आइए आपको फ्लोर ग्राफिक्स से जरिए दिखाते हैं कि कितना बड़ा ये अटैक है। समझिए इसकी इंटेंसिटी समझिए। पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के बाद गुस्से में है तालिबान। तालिबान का पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला। रॉकेट लॉन्चरों से पाकिस्तान पर हमला किया तालिबान ने। हमले में कई चॉपर और टैंक तबाह कर दिए। तालिबान का पाकिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा है। पाकिस्तान बॉर्डर पर हजारों तालिबान लड़ाके मौजूद हैं। 24 दिसंबर की रात पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी। जनरल सिन्हा, अगर जल्दी से आप हमारे दर्शकों को बता सकें कि आखिर कारण क्या है इस लड़ाई का, और आपको क्या लगता है इसमें भी कोई इजराइल और हमास जैसा या रूस यूक्रेन जैसा कोई यहां भी आपको स्कोप दिखता है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी? देखिए गौरव, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो आप अभी देख रहे हैं, तो उसमें एक अफगानिस्तान के अंदर में तालिबान है और एक टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। जो अफगानिस्तान के जो मेजर इश्यू है वो डूरन लाइन की है, 2640 किलोमीटर। हम लोग तो आप बात कर रहे थे कुर्रम या खैबर पख्तूनख्वा, सारान, इस इलाके की हम बात कर रहे हैं, नॉर्थ वर्जिस्तान की बात कर रहे हैं, फाटा की बात कर रहे हैं। मगर आप इसको देखिए ओवरऑल क्या है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी। ये लड़ाई तो देखिए क्या है उनका, जो हम जब पख्तूनिस्तान की बात करते हैं और खास करके पख्तूनिस्तान की बात है, जिसमें दोनों पख्तून के तरफ से ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर में दो चीजें उन्होंने मान ली है, और वो टीटीपी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का स्टेटेड है, कॉमन आइडियोलॉजी है कि हम यहाँ पर सरिया की तरह से हम चलाएंगे। जो इस्लाम का इमरेट बनाया है अफगानिस्तान ने, वहां पर भी ये चीजें हैं। मेजर इशू वो है, और ओवरथ्रो करेंगे, बड़ा जो एम है उनका टीटीपी का, और उसको तालिबान जो है अफगानिस्तान को वो मिलता है। आज तक किसी ने भी अफगानिस्तान के खास करके पख्तूनों को और उनके पठानों को नहीं हरा पाए। कोई अरदन राजा रंजीत सिंह, अमेरिकन आए, रशियंस आए, चले गए, तो पाकिस्तान की क्या हैसियत है? इनकी हैसियत नहीं है। ये और बड़ा चलेगा। और अभी आप जो देख रहे हैं, जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, वो एक उसका एक बृहत रूप है। जब आप पाकिस्तान को देखेंगे, फ्रेगमेंटेशन ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें एक बात आता है, खैबर पख्तूनख्वा जाएगा, बलूचिस्तान जाएगा। यदि आप ऊपर से ले, चित्राल से लेकर के नीचे तक आ जाएं, जो जेडन का इलाका है, ये पूरा का पूरा इलाका में, और ये और बढ़ेगा, और बढ़ेगा। ये आपने बड़ी भविष्यवाणी की है। मैं आता हूं सर आप लोगों के पास, जरा कुछ और इसी से जुड़ी जानकारी देता हूं। शायद आप जो कह रहे हैं उसमें क्या कैसे बढ़ेगा, ये खबरें उसको समझाने में मदद कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये अगली खबर उसी की तरफ इशारा करती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाव के बीच रूस की एंट्री हो गई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान युद्ध पर रूस ने चिंता जाहिर की है। पाकिस्तानी हमलों के बाद रूस ने बातचीत की मांग की है। तनाव के बीच दोनों देशों में बातचीत हो, यह कहा है रूस ने। और पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग के बीच रूस के टैंकों की भी एंट्री हो गई है। अफगानिस्तान सीमा पर रूस ने अपने टैंक भेज दिए हैं। अफगानिस्तान सीमा की मजबूती के लिए टैंक भेजे हैं। रूस ने अफगानिस्तान सीमा पर दर्जनों टैंक तैनात किए हैं। मिलिट्री व्हीकल के साथ सेना की टुकड़ी भी तैनात की है। लेकिन अब वो खबर जो हमने आपको शुरू में दिखाई थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में, और कहा था इस पर आगे बात करेंगे। कैसे यमन से सीरिया तक विध्वंस, अमेरिका ब्रिटेन की बमबारी। पहले यह खबर देखिए, हूती ने अमेरिका का एक बहुचर्चित ड्रोन मार गिराया। यमन में तबाह किया MQ-9A रीपर ड्रोन। आसमान में जलता नजर आया यह ड्रोन। हूती के ठिकानों पर हमले के दौरान पलटवार। हूती ने वीडियो जारी करके बड़ा दावा किया है। बड़ी बात यह है कि यह वही ड्रोन है जो अभी अफगानिस्तान का जिक्र हो रहा था। अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों पर अमेरिका ने बमबारी करने में इस ड्रोन का जमकर इस्तेमाल किया है। और आज हूती के लिए भी यही ड्रोन भेजा, लेकिन हूती ने इस ड्रोन को कैसे निशाना बनाया और आसमान में ये आग के गोले में तब्दील हो गया, वो आप इन तस्वीरों में देखिए।
उधर इजरायली एयर स्ट्राइक से दहल गया लेबनान सीरिया बॉर्डर पर भीषण बमबारी, हथियार तस्करी रूट को टारगेट किया गया। जनता क्रॉसिंग पर हिजबुल्लाह का बेस तबाह कर दिया इजरायल ने। इजरायली मीडिया का दावा है, ये इजरायली मीडिया के दावे के मुताबिक जानकारी आ रही है कि एक बार फिर एयर स्ट्राइक से लेबनान को दहला दिया इजरायल ने और लेबनान सीरिया बॉर्डर पर भीषण बमबारी की। तो लेबनान में इजरायल का महाविध्वंस, लेबनान सीरिया बॉर्डर पर आईडीएफ की भीषण बमबारी। लेबनान सीरिया हथियार तस्करी रूट को इजरायल ने टारगेट किया। जनता क्रॉसिंग पर हिजबुल्लाह का एक बेस था, उसको तबाह कर दिया। बेका के कुसाया में 3 साइटों पर भारी बमबारी की। दक्षिणी लेबनान के एता अल शाब में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के साथ जारी सीज फायर के उल्लंघन का आरोप। कमोडोर बहल, ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं इजरायल की ये जो एयर स्ट्राइक है, देखिए पहले हमास, फिर हिजबुल्लाह, फिर हुती के साथ जो उनका भी चल रहा है, साथ में अमेरिका और ब्रिटेन है, लेकिन इन बिटवीन जो ये लेबनान और सीरिया बॉर्डर पर ये हो रहा है, ये कैसे इसको आप डिकोड करते हैं? इजरायल का क्या यहाँ पर प्लान दिखता है आपको? देखिए, इजरायल का प्लान बहुत ही क्लियर है। पहले तो हिजबुल्लाह को वीक करना, उनकी लीडरशिप के बाद उनके फाइटर्स के ऊपर अटैक्स करके वो उन्होंने कंप्लीट कर दिया। और अभी भी उन्होंने साउथ लेबनान को खाली नहीं किया है। हालांकि उनको 60 दिन के अंदर साउथ लेबनान खाली करना था यूएन रेजोल्यूशन 1701 को फॉलो करते हुए। तो वो मुझे नहीं लगता कि अगले 30 दिन में भी वो उसको खाली करेंगे। वो तब तक नहीं खाली करेंगे और उसका उल्लंघन कई बार इस रेजोल्यूशन का वो कर चुके हैं, जब तक कि हिजबुल्लाह और वीक नहीं हो जाता। हमास को तो वो पहले ही वीक कर चुके हैं। अब रह गया जो इजराइल और सीरिया बॉर्डर के पास से जाता है, सीरिया से लेबनान, जो भी वेपन सिस्टम जाते हैं हिजबुल्लाह के लिए, क्योंकि हिजबुल्लाह चाहेगा कि इस दौरान वो अपनी कैपेबिलिटी को और स्ट्रांग बना ले। और इजराइल चाहेगा कि कुछ एरियाज जो हैं, जैसे कि बॉर्डर के पास के जो बफर जोन्स थे माउंट हरमन के पास, वो उन्होंने ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लिए हैं। और जो ये एरियाज हैं जो बॉर्डर के पास है, जो सामान वहां से स्मगल किया जाता है, खासकर हिजबुल्लाह की यूनिट 4400 वो लेके जाती है वहां से, उनके ऊपर भी हमले किए जाएं, ताकि वो जो सिस्टम्स जा रहे हैं हिजबुल्लाह को स्ट्रांग बना देंगे। और इस दौरान जबकि पीस डील चल रही है तो हिजबुल्लाह अपने आप को मजबूत ना कर सके। लेकिन ये सब में कितने हद तक इजराइल कामयाब होगा, क्योंकि कितने फ्रंट उसने खोल रखे हैं। अभी हुतीज के अगेंस्ट भी वो अटैक कर रहा है। और हुतीज के भी जो मेन एरियाज है, चाहे वो साना एयरपोर्ट है, हुदैदो एयरपोर्ट है, या रेड सी के पोर्ट्स है, या पावर स्टेशन है, उन पे हमला कर रहा है। लेकिन इतने सारे फ्रंट खोलने के बाद कितने फ्रंट को वो स्टेबलाइज कर पाएगा, ये आने वाला टाइम बताएगा। ठीक है सर। यमन की राजधानी सना पर सीरियल एयर स्ट्राइक की गई है। सना पर अमेरिका और ब्रिटेन की एयर स्ट्राइक, फाइटर जेट से सना पर ताबड़तोड़ बमबारी। हुदैदा में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए गए। भीषण बमबारी से राजधानी सना में भारी तबाही मची है। और सीरियल एयर स्ट्राइक से दहल उठा है यमन। समझिए आप इसको, यमन की राजधानी सना पर लगातार हवाई हमला। अमेरिका और ब्रिटेन के विमानों ने यह बमबारी की है। सना के अलग अलग इलाकों में हवाई हमले। यूएस और यूके के फाइटर जेट्स ने रात भर बम बरसाए हैं। यमन के हुदैदा में भी अमेरिका ने बमबारी की। अमेरिका ब्रिटेन के हमले में यमन में भारी तबाही मची है। उधर एयर स्ट्राइक के विरोध में यमन में बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। राजधानी सना में सड़क पर हजारों लोग उतर आए। हमास के समर्थन में लोगों ने नारेबाजी की। गाजा के समर्थन में हमेशा खड़े रहेंगे, ये इन लोगों ने कहा। कई दिनों से यमन पर लगातार हमला हो रहा है। तो हुती पर महा अटैक, अब यमन करेगा पलटवार। इजरायल के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के टारगेट पर हुती है। जवाबी हमले से यमन में जगह जगह बड़ी तबाही मची है। यमन में एयरपोर्ट, बंदरगाह, पावर स्टेशन पर हमला किया गया है। इजरायल पर अटैक के बाद यमन पर हमले हो रहे हैं। हुती ने हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया था। राजधानी सना में हमले के खिलाफ लोगों ने बड़ा प्रदर्शन किया। इजरायल पर हुती विद्रोही बड़े हमले कर सकते हैं। क्या लगता है सर, एम्बेसडर मल्होत्रा, ये जो यमन पे हो रहा है, क्या वाकई वही एक हुती को न्यूट्रलाइज करने का ही मकसद है, या फिर ये बात आगे जाएगी? नहीं गौरव, देखिए 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पे अटैक किया और बंधक बनाए, उसके बाद काफ़ी समय तक फोकस जो था इजराइल का हमास के ऊपर था। फिर हिजबुल्लाह की तरफ गया। और जब इन्होंने इन दोनों जो प्रॉक्सी वॉर में लगे हुए हैं ईरान के बिहाफ पे,
काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज कर लिया या कमज़ोर बना दिया, तो अब अटेंशन जो है पूरी हूती की तरफ है। हूती जो है इसका डायमेंशंस भी थोड़ी अलग है, क्योंकि जो जितना बिटवीन हमास, हिजबुल्लाह और हूती बहुत बड़ा सिरदर्द है मैरीटाइम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनकी पायरेसी होती है और ये शिप्स लूट लेते हैं, उसके बाद हाईजैक कर लेते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं, और जो अमेरिकन बेसिस को टारगेट करने की बात करते हैं, तो इन्होंने अपने दुश्मन इजराइल के अलावा वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका, यूके, जर्मनी, इन सबको भी बना रखा। तो जाहिर है कि अब बारी जो है, अब फोकस जो है, आप कह सकते हैं कि अब हूती की तरफ, हूती यानी यमन की तरफ, अब उस तरफ हो गया फोकस। और अब पूरी कोशिश की जाएगी कि इस दौर में जो दौर चला हुआ है, इसमें अब हूती जो लास्ट आप कह सकते हैं फोर्स जो रेकॉन विद है, उसको भी न्यूट्रलाइज किया जाए। इजराइल पूरा फायदा उठा रहा है, उससे देखा सीरिया में कमजोरी है, सब है कमजोर, असाद गिर चुका है, तो उसने गोलान हाइट्स पे अपना और कब्जा बढ़ा लिया। तो एक बड़ी ही एक आप देखिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है। और अफसोस की बात है कि यूनाइटेड नेशंस उसका वजूद है या नहीं, इसके बारे में कोई सवाल ही नहीं है। सब यूनिलैटरल एक्शंस हो रहे हैं, जिसकी जो मर्जी आ रही है कर रहा है, और अपने फैसले अपने लेवल पे लिए जा रहे हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अब बारी हूती की है, इसमें कोई दो राय नहीं। ओके सर, थैंक यू सर, आप तीनों लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजरबैजान हादसे के बाद दुनिया भर की एयरलाइंस में हड़कंप मच गया है। कई एयरलाइंस ने रूस के लिए उड़ानें रद्द की हैं। विमान दुर्घटना के बाद अजरबैजान ने बड़ा कदम उठाया है। अजरबैजान ने रूस के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी। यूएई और कजाकिस्तान ने भी कुछ उड़ानें रद्द की हैं। तो अजरबैजान प्लेन क्रैश, खौफ में एयरलाइंस, कैसे आप समझिए। अजरबैजान ने रूस जाने वाली अपनी सभी उड़ानों को निलंबित किया। रूस के कई शहरों के लिए उड़ानें निलंबित करने की घोषणा की। कजाकिस्तान में विमान हादसे के बाद अजरबैजान ने यह बड़ा कदम उठाया है। यूएई ने भी 3 जनवरी तक रूस जाने वाली सभी उड़ानों को रद्द किया। कजाकिस्तान की कजाक एयर ने रूस के यूराल शहर पर उड़ान रद्द की। विमान हादसों के लिए अमेरिका ने रूस को जिम्मेदार ठहराया था। इसी बीच ताइवान को लेकर चीन की बड़ी तैयारी सामने आई है। पीएलए की ड्रोन के साथ वॉर एक्सरसाइज, युद्ध के हालात को लेकर तैयारियों को परखा है चीन ने।